देखिए अब हम आपको दूसरे एग्जांपल की तरफ ले चलते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन है H2 है, ये गैसीय अवस्था में है। G का मतलब है कि गैसीय अवस्था में है, और दूसरा क्या है क्लोरीन है, दोनों गैसीय अवस्था में है, ये भी G है। हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों पे दाब दिया गया, दाब बढ़ाया गया, प्रेशर बढ़ाया गया, और जैसे ही प्रेशर बढ़ाया गया दोनों आपस में जुड़ गए और जुड़ के बना दिया क्या 2HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना दिया। अब देखिए दोनों अलग अलग पदार्थ हैं, हाइड्रोजन और गैस, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों अलग अलग पदार्थ हैं, और जब ये दोनों मिले तो ये बना दिया क्या हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, योगात्मक अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया। हमारे पास आपको देने के लिए एग्जांपल बहुत सारे हैं, ढेर सारे एग्जांपल हैं, लेकिन हमें आपके समय का भी ध्यान देना पड़ रहा है, तो हम आपको एक दो एग्जांपल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही दे रहे हैं। तो आप समझिएगा, एग्जांपल पे जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया है या रासायनिक अभिक्रियाओं में चाहे वो कार्बनिक हो अकार्बनिक हो, उनमें आपको अभिक्रिया के उदाहरण से ज्यादा समझ में आएगी बात। यहाँ पे देखिए दो पदार्थ हैं आपस में जुड़कर एक पदार्थ बना लिए, यहाँ पे दो पदार्थ हैं आपस में जुड़कर एक पदार्थ बना लिए, और अगर ऐसा आपको दिखाई देता है तो आप बिना इस पर ज्यादा फोकस किए आप सीधे बोलेंगे। अगर एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि किस टाइप की अभिक्रिया है, तो आप बोलेंगे योगात्मक अभिक्रिया है अथवा संकलन अभिक्रिया है। अगर इसमें फिर पूछा गया यह योगात्मक अभिक्रिया अंतर्द्रवणीय है उत्तरद्रवणीय है, तो भाइयों ये चिन्ह देखिए, ये चिन्ह आपको देख के लगता है कि यह कैसी अभिक्रिया है, अंतर्द्रवणीय अभिक्रिया है, क्योंकि ये डायरेक्शन बताता है कि ये एक ही दिशा में चलकर क्या हो गया पूर्ण हो गया। अब हम आपको दूसरी अभिक्रिया की तरफ ले चलते हैं। अब दूसरी अभिक्रिया जो है योगात्मक के बाद हम आपको ले चलते हैं विस्थापन की तरफ। अभी क्या हो रहा था, दो आपस में जुड़ रहे थे, अब क्या होगा एक दूसरे को विस्थापित करेंगे। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब हुआ कि विस्थापन अभिक्रिया का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जो भी अभिक्रियाएं होती हैं वो अभिकारक के बीच में ही होती हैं, जो आपस में भाग लेते हैं। अब यहाँ पे एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे, तो पहले हम लोग इसके डिफिनेशन के बारे में बात करते हैं, इसकी परिभाषा क्या होगी, फिर हम आपको उदाहरण के बारे में बताते हैं इसका उदाहरण क्या होगा। और ये श्योर है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं और अच्छे से आ जाएंगी। विस्थापन अभिक्रिया में देखिएगा ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाला देखिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि भाग लेने वाला इसका मतलब है कि आप कुश्ती से मत भागिएगा। हम कह रहे हैं कि जो रिएक्शन में भाग ले रहा है उसके बारे में बात करते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाला कोई सक्रिय आप कह सकते हैं कि अधिक सक्रिय तो दोनों होते हैं, कोई अधिक सक्रिय रासायनिक पदार्थ यानी कि अभिकारक रासायनिक पदार्थ अपने से कम सक्रिय रासायनिक पदार्थ को उसके लवण के विलयन से, लवण का मतलब हुआ यहाँ पे सार, लवण के विलयन से आप इधर ध्यान दीजिएगा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाला कोई अधिक सक्रिय रासायनिक पदार्थ अपने से कम सक्रिय रासायनिक पदार्थ को अपने से कम सक्रिय रासायनिक पदार्थ
पदार्थ को उसके लवण का अर्थ होता है ना साल्ट लवण का बनता है जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो उसे लवण कहते हैं। और लवण का जो निर्माण होता है उसमें कम से कम एक अम्लीय मूलक और एक क्षारीय मूलक होता है। तो कम सक्रिय रासायनिक पदार्थ को उसके लवण के विलयन से उसे विस्थापित कर देता है। उसे विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन क्रिया कहते हैं। प्रतिस्थापन भी कह सकते हैं आप। ऐसा नहीं है कि वहां पे विस्थापन लिखा है तो विस्थापन भी होगा, प्रतिस्थापन भी हो सकता है। सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन का अर्थ होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन क्रिया भी कहते हैं। अब आप जैसे कि ध्यान दीजिए एग्जांपल में, जैसे यहाँ पे एक क्रिया है जिंक जेडीएल जिसे जस्ता कहते हैं प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट। इस क्रिया को हम आपको प्रैक्टिकल कराएंगे। जब आप हमसे क्लास में मिलेंगे तो हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कैसे ये रासायनिक क्रिया हो रही है। जब जिंक जस्ता कॉपर सल्फेट से क्रिया करता है तो यहाँ पे देखिएगा कि ये जिंक सल्फेट बना लेता है और कॉपर को विस्थापित कर दिया। यहाँ पे जिंक ने जस्ते ने कॉपर को विस्थापित कर दिया और कॉपर की जगह खुद आ गया। तो ऐसी क्रिया को क्या बोलेंगे? विस्थापन। विस्थापन का मतलब है कि जिंक ने यहाँ पर कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, उसके स्थान से हटा दिया। अब आप पूछेंगे सर इसको हटा क्यों दिया? तो जैसे आप क्लास में अपने से कम वीक बच्चे को धक्का मार के हटा देते हो, इसीलिए हटा देते हो क्योंकि आप ज्यादा एक्टिव हो, ज्यादा पावर है आपके अंदर, तो आप उसे हटा दिए। और ऐसा नहीं है कि ये क्रिया नहीं कर रहा था, ये भी क्रिया में था और सल्फेट के साथ क्रिया कर रहा था, लेकिन आप ज्यादा पावरफुल है उसको हटा दिए। तो जो अधिक सक्रिय होता है वो अपने से कम सक्रिय वाले को उसके स्थान से हटा देता है। अब आप कहेंगे कि सर ये जरूरी है कि ये इसको हटाए? तो हटाएगा नहीं तो क्रिया होगी ही नहीं। मैंने पहले ही कहा कि अभिकारक के गुण संगठन और संरचना में परिवर्तन होना चाहिए। अगर इसके गुण संगठन संरचना में परिवर्तन ना होता, ये कॉपर सल्फेट से जिंक सल्फेट ना बनता, तो ये रासायनिक क्रिया होती ही नहीं। तो रासायनिक क्रिया होने के लिए जरूरी है कि जो अभिकारक है, बार-बार आपको यहाँ पे लिखेंगे नहीं कि ये अभिकारक है, ये डायरेक्शन में बताता है कि ये अभिकारक है लेफ्ट साइड का और राइट साइड का क्या उत्पाद है। यहाँ पे जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, जहाँ पे रासायनिक क्रिया हो गई, इसके गुण संगठन में परिवर्तन हो गया। अब आप कह रहे हैं सर ये हुआ क्यों? क्योंकि ये जिंक जस्ता जो है कॉपर से अधिक सक्रिय है। अब आप कह रहे हैं सर ये सक्रिय है कहाँ? ये क्लास में नहीं, ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में, धातुओं की श्रेणी में, तत्वों की श्रेणी में जो जितना अधिक सक्रिय होगा, जो धातु जितना अधिक सक्रिय होगा, वो अपने से कम सक्रिय धातुओं को विस्थापित कर देगा। अब आप सोच रहे होंगे सर क्या और भी ऐसे धातु है जो अपने से कम सक्रिय वाले धातु को विस्थापित कर देते हैं? तो ये देखिए और भी धातु है, और भी हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं तो कैसे डिस्प्लेस करते हैं। जैसे सपोज करिए इसकी जगह पे दूसरा कोई रिएक्शन होगा कि जिंक की जगह अगर आपसे ऐसे दिया जाता है कि ये Cu है प्लस अगर दे दिया जाए कि JDSO4 और आपसे पूछा जाए कि क्या ये रासायनिक क्रिया होगी, तो आपका जवाब होगा नो रिएक्शन। ये देखिए तुरंत आपका आंसर आपको देना होगा। अगर कॉपर जिंक सल्फेट से क्रिया कराई जाए तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि रासायनिक क्रिया होगी तो आप कहेंगे नहीं होगी। अब कारण क्या है? कारण ये है कि कॉपर यहाँ पर जस्ते से जिंक से कम सक्रिय है, तो यह इसे विस्थापित कर ही नहीं पाएगा, हटा ही नहीं पाएगा, और जब हटा नहीं पाएगा तो क्रिया ही नहीं होगी, उसका गुण संगठन संरचना से वैसे का वैसे एज रह जाएगा। तो ऐसी क्रिया को क्या बोलेंगे हम? कोई क्रिया नहीं हुई। लेकिन अगर सपोज करिए इसी की जगह दूसरा एग्जांपल हो और जिंक की जगह आप दूसरा हो, जैसे कि मान लेते हैं FeSO4 है और यहाँ पर JDL से आप रिएक्शन करा रहे हो और फिर क्या बनेगा? तो फिर देखिए आप अब फिर यहाँ पे जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर देगा और बना लेगा क्या? जिंक सल्फेट। कहेंगे सर आप ये बार-बार जस्ता अभी यहाँ तांबे को विस्थापित किया था, अभी ये जस्ता आयरन को विस्थापित कर रहा है, क्या ये
विस्थापित कर दे रहा है। अब यहाँ पर और भी सारे धातु आपको मिल सकते हैं। फिलहाल आपके एग्जाम के लिए हम जो कुछ धातु इंपॉर्टेंट है बता रहे हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम है, यहाँ पर आप देखिएगा एल्यूमिनियम है, जिंक है और आयरन है और कॉपर है। ये अभी हम केवल 4 धातुओं की बात कर रहे हैं। जब आप क्लास में मिलेंगे तो हम पूरी सीरीज की बात करेंगे। आपको पता ही है कि हम कहाँ हैं, किस स्कूल में हैं, और जिस स्कूल में हैं हम वहाँ पूरी सीरीज की बात करते हैं, पूरे धातुओं की बात करते हैं। अभी आपका एग्जाम है, आपका रिक्वेस्ट था, सर ने हमको डायरेक्ट किया कि आप इनको बताइए, तो हम बता रहे हैं। लेकिन जब आप क्लास में आएंगे, हमसे मिलेंगे, तो हम आपको पूरी सीरीज के बारे में बताएंगे। फिलहाल ये देखिए एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और कॉपर अभी आपके एग्जाम के लिए और आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 2 नंबर का क्वेश्चन श्योर एंड सर्टेन आता है, हर साल एग्जाम में आता है कि क्या होता है जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं। तो आपके लिए ट्रिक है, ये देखिए एल्यूमिनियम जिंक से अधिक सक्रिय है, जिंक आयरन से अधिक सक्रिय है, आयरन कॉपर से अधिक सक्रिय है। अर्थात एल्यूमिनियम जिंक को विस्थापित कर देगा, जिंक आयरन को कर देगा, आयरन कॉपर को कर देगा। इस सक्रियता का क्रम इस प्रकार यहाँ से दिख रहा है। ये कॉपर न तो आयरन को करेगा, ना आयरन जिंक को करेगा, ना जिंक एल्यूमिनियम को करेगा। अब इसके लिए ट्रिक है, सिंपल सा ट्रिक ये है कि आज ये देखिए आ का मतलब एल्यूमिनियम, जिंक का मतलब ज, फेक, आज फेक। अगर ये शब्द आपको याद रहा, फेक, फे का मतलब आयरन, क का मतलब कॉपर, आज फेक, आज फेक अगर आपको याद रहा, ये रिएक्शन आपका गलत नहीं होगा। आपको ये 4 धातु याद करें या फिर आप याद रखें अपने माइंड में, आज फेक। अगर आज फेक याद रहेगा तो एल्यूमिनियम आप समझ जाएंगे कि व्हाट हैपेंड, क्या होता है। जब जैसे यहाँ पे देखिएगा, अगर एल्यूमिनियम की बात करें और आप जिंक से बात करें, ये देखिए एल्यूमिनियम हो और हम लोग बात करें जिंक सल्फेट से, तो उस रिएक्शन दिया जाएगी, क्या होगा। अब यहाँ क्या होगा, तो आपकी बात क्या करेगा, एल्यूमिनियम Al2, अब एल्यूमिनियम क्या करेगा, सल्फर को विस्थापित कर देगा, Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस Zn। अब की बात एल्यूमिनियम जिंक को विस्थापित कर देगा। इसके लिए आपको क्लास में आना पड़ेगा, और जब आप क्लास में आएंगे तो हम आपको सिखाएंगे ये रिएक्शन हो कैसे जाता है। अभी देखिए एल्यूमिनियम ने यहाँ पे जिंक को हटा दिया, हाँ बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एल्यूमिनियम की संख्या जो है तो आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे सल्फेट 3 है, सल्फेट की संख्या 3 है, तो यहाँ भी 3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ पे जिंक 3 हो गया तो 3 से कर दीजिए। यहाँ पे एल्यूमिनियम ने जिंक को विस्थापित कर दिया, तो एल्यूमिनियम जिंक को विस्थापित कर दिया, तो यहाँ पे बन गया एल्यूमिनियम सल्फेट। अब की बार जिंक को एल्यूमिनियम ने विस्थापित कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि अब रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम जिंक से ऊपर है। तो जो धातु जितना अधिक ऊपर होगा विद्युत रासायनिक श्रेणी में अथवा सक्रियता की श्रेणी में, वो अपने से कम सक्रिय धातु को उसके लवण के विलयन से उसे विस्थापित कर देगा। तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। किसी भी अभिक्रिया से आप उदाहरण से डेफिनेशन निकाल सकते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाला अधिक सक्रिय रासायनिक पदार्थ अपने से कम सक्रिय रासायनिक पदार्थ को उसके लवण के विलयन से उसे विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया अथवा प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आप ये बात आप समझ गए होंगे। पहचानने का ट्रिक भी मैंने बता दिया कि कैसे आप समझेंगे कि कौन सा अधिक सक्रिय है, कौन सा कम सक्रिय है। आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होंगे तो बात आपको समझ में आ जाएगी। रिएक्शन बैलेंस कैसे होता है, प्रकार पढ़ाने के बाद जब हम आपको रासायनिक समीकरण के बारे में बताएंगे तो वहां पे सारी बातें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। अब हम लोग बात करेंगे, अभी यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया की बात हो रही थी, प्रतिस्थापन की। अभिक्रिया में भाग लेने वाला एक अभिकारक दूसरे अभिकारक को विस्थापित कर रहा है। अब हम लोग बात करेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया की। जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले दोनों अभिकारक यौगिक के रूप में हो तो कैसे एक दूसरे को विस्थापित करते हैं, तो हम लोग उसकी बात करते हैं। अभी यह एकल विस्थापन था, अब हम लोग बात करेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया की। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है देखिएगा, द्विविस्थापन आप लोग समझदार हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया अपनी लाइफ में डेली कहीं ना कहीं किसी ना किसी को डिस्कस करते रहते हैं आप। अगर आप स्ट्रांग पढ़ते हैं तो डिस्कस कर देते हैं, कमजोर पढ़ते हैं तो सामने वाला आपको कर देता होगा। ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल का मतलब होता है दोनों। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। हम लोग पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले दोनों अभिकारक या रासायनिक पदार्थ, दोनों रासायनिक पदार्थ आयनों के द्वारा, आयनों के स्थानांतरण के द्वारा एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं। विस्थापित कर देते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से आप इस विश्लेषण पे ध्यान देंगे। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले दोनों रासायनिक पदार्थ आयनों के स्थानांतरण के द्वारा एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अभी आप देख रहे थे कोई सिंगल सब्सटेंस था, सिंगल को डिस्प्लेस कर दे रहा था, इसलिए कर दे रहा था तो उससे अधिक सक्रिय था, एक धातु दूसरे धातु से अधिक सक्रिय था। अब हम आपको ऐसा एग्जांपल दिखाएंगे कि आप देखेंगे कि एक दूसरे को ये कैसे विस्थापित करते हैं। तो जैसे आप देखिएगा यहाँ पर एक है बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट, इसे कहते हैं बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। पहला रासायनिक पदार्थ है बेरियम क्लोराइड, ये अभिकारक है, ये एक्वस है। एक्वस का मतलब है जलीय, और सोडियम सल्फेट है, ये भी एक्वस है। एक्वस का अर्थ होता है जलीय, और जलीय का अर्थ होता है कि जो इसमें जल मिला हो, वाटर हो, ठीक है, ये जलीय हो उसे हम कहते हैं एक्वस। अब देखिए इनके बीच अभिक्रिया होगी, और अभिक्रिया होगी तो दोनों एक दूसरे को विस्थापित करेंगे आयनों के द्वारा। यहाँ पर एक बात आई आयन, तो पहले हम आपको आयन दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए तोड़ेंगे इसे Ba+2Cl, कैसे तोड़ा जाता है इसको सीखिए। केमिस्ट्री में तोड़ना और जोड़ना बहुत जरूरी है। अगर आपको तोड़ना और जोड़ना नहीं आएगा तो केमिस्ट्री समझना बहुत टफ हो जाएगा। और ये चैलेंज है कि ये तोड़ना और जोड़ना ये आप इसी स्कूल में सीख सकते हैं, यहाँ क्लास में आके सीख सकते हैं। हम ज्यादातर आपको यहाँ पे वीडियो में नहीं दे पाएंगे जब तक आप क्लास में नहीं आएंगे, क्योंकि वीडियो में लिमिटेड टाइम है और लिमिटेड समय में हमें आपको एग्जाम के आपके सामने तो आपको देना है। ये देखिए यहाँ पे क्लोरीन की संख्या 2 है, इसलिए इसमें हम यहाँ पे 2 प्लस लगा देते हैं। इसके बेरियम के साथ क्लोरीन की संख्या 2 है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 प्लस लगा दिया। इसलिए 2 प्लस लगा दिया क्योंकि यह क्लोरीन एक ऋणात्मक तत्व है, और जब भी हम कोई यौगिक लिखते हैं तो बाईं तरफ धनात्मक और दाहिनी तरफ ऋणात्मक लिखते हैं। ये ऋणात्मक तत्वों की संख्या जितनी अधिक होगी उतना ही बगल वाले पे धनात्मक तत्व पे धन आवेश होगा। और यहाँ पे बेरियम की संख्या 1 है, इसलिए यहाँ पे क्लोरीन पे केवल 1 माइनस होगा। लेकिन यहाँ पर प्लस और माइनस की संख्या दोनों आपस में बराबर है। यहाँ पे बेरियम की संख्या 1 है लेकिन आवेश 2 है। यहाँ पे क्लोरीन की संख्या 2 है और आवेश भी 2 है, क्योंकि एक क्लोरीन पे 1 ऋण आवेश है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है। यहाँ पर ये आणविक फॉर्म में है और ये परमाणु के रूप में है। आपको पता होगा, आप इसी कक्षा में पढ़ चुके होंगे, जो परमाणु और आयन होते हैं वो अणु से अधिक सक्रिय होते हैं। ये आणविक रूप में है और ये आयन के रूप में है। फिर हम इसको ऐसे ही तोड़ देते हैं। ये देखिए सोडियम है, ये टूटेगा तो ये टूट जाएगा, चूने में ये देखिए
अब यहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी कि सर यहाँ पे संख्या है, ऑक्सीजन की संख्या 4 है और कैसे हम इसमें प्लस लेंगे। तो जरूरी नहीं है कि आप दाहिने वाले से ही निकालें, बाएं वाले में क्या होगा, आपको जिधर से इजी लगे आप लेफ्ट से जाओ और या निकालो या राइट से निकालो। अब इधर से आप निकालो ना, लेफ्ट पे सोडियम की संख्या 2 है, इधर पे 2 माइनस में 2 राइट साइड में, और जब इसमें सल्फेट की संख्या 1 है यहाँ पे केवल 1 प्लस होगा। अब यहाँ पे 2 सोडियम 2 प्लस, सल्फेट 1 2 माइनस, प्लस और माइनस की संख्या हमेशा आपस में बराबर होनी चाहिए। अब हमारा काम आसान हो गया। जब हम प्लस माइनस में से तोड़ लेते हैं तो ये रूल आपको पता है कि हमेशा विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है और समान आवेशों में प्रतिकर्षण। ये चीज आप हमसे ज्यादा जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक का प्लस दूसरे के माइनस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और दूसरे का प्लस पहले के माइनस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर पहले भी तो ये प्लस माइनस आपस में थे तो क्यों आपस में टूट गए, और टूटने के बाद ये दूसरे के माइनस से क्यों जुड़ रहे हैं। तो मैं पहले ही बता चुका हूं भाई साहब लोग कि कोई भी रासायनिक प्रक्रिया अपने आप जल्दी होती नहीं, कराई जाती है। यहाँ कुछ न कुछ कारक होगा, या तो ताप होगा या दाब होगा या सांद्रता होगा, इन्हें तोड़ा गया है, ये अपने से नहीं तोड़े हैं। अगर ये सारे नहीं थे तो यहाँ पे इसकी जगह कहीं ना कहीं प्रेरित रहा है, जैसे बार बार चढ़ाता रहा, समझाता रहा कि आप दोनों ठीक नहीं हो, आपस में जुड़ नहीं सकते, अलग हो, और ये देखिए प्रेरित से तोड़ दिया। लेकिन जैसे ही टूटेंगे ये सामने वाले से दूसरे के माइनस से अटैच हो जाएंगे, और जब ये अटैच होंगे तो अब एक नया बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे बन जाएगा कि आपका बेरियम सल्फेट BaSO4 और अब की बनेगा यहाँ पे 2NaCl सोडियम क्लोराइड। ये देखिए अब BaSO4 यहाँ पे सॉलिड स्टेट में, NaCl एक्वस स्टेट में बन गया सोडियम क्लोराइड। तो बेरियम सल्फेट यहाँ पर ये अवक्षेप के रूप में बन गया। अवक्षेप का जो डायरेक्शन होता है वैसे दिखाते हैं। अवक्षेप का मतलब होता है ना कि जो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाए, बैठ जाए आसानी होती है। ये सॉलिड स्टेट में होने के कारण बेरियम सल्फेट अवक्षेप के रूप में बैठ जाएगा और जबकि ये एक्वस अवस्था में ही रहेगी। तो अब इस रिएक्शन को आप फिर से ध्यान देंगे कि बेरियम क्लोराइड BaCl2 सोडियम सल्फेट दोनों रासायनिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया किए और अभिक्रिया करने के बाद ये देखिए आयनों के स्थानांतरण से बेरियम के साथ क्लोरीन था, बेरियम ने क्या किया कि क्लोरीन को हटाकर अब इससे जुड़ गया सल्फेट से, ये बेरियम सल्फेट हो गया। और यहाँ पर देखिए सोडियम सल्फेट था तो सोडियम ने क्या किया सल्फेट को हटाकर क्लोरीन के साथ जुड़ गया, सोडियम क्लोरीन के साथ जुड़ गया तो आयनों का स्थानांतरण हुआ, एक का आयन दूसरे के साथ चला गया। ये देखिए बेरियम का धन आवेश सोडियम सल्फेट के ऋण आवेश के साथ स्थानांतरित हो गया और इसका धन आवेश इसके ऋण आवेश के साथ स्थानांतरित हो गया। यही कहा गया कि आयनों के स्थानांतरण के कारण द्वारा जो एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे दोनों ने एक दूसरे को विस्थापित कर दिया तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और इस रिएक्शन के लिए स्पेशली आप कह सकते हैं या अवक्षेपण अभिक्रिया भी है। अवक्षेपण अभिक्रिया का अर्थ होता है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप बन जाए उसे क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है और विस्थापन अभिक्रिया क्या है। विस्थापन में कोई एक पदार्थ दूसरे को विस्थापित कर रहा था, यहाँ पे यौगिक के रूप में दोनों आए हैं, पहले दोनों टूट रहे हैं और टूटने के बाद आप एक दूसरे के आयनों को विस्थापित कर रहे हैं, इसके से क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब हम लोग बात करेंगे अगली अभिक्रिया के बारे में।